नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग यूपी पीसीएस की बात करेंगे। यूपी पीसीएस में आपकी जो परीक्षा तिथि निर्धारित हो गई है 22 दिसंबर 22 दिसंबर 2024 को। और ये जो 22 दिसंबर 2024 को आपकी परीक्षा तिथि निर्धारित है, इसमें अब आपको 1 माह लगभग आपके पास समय शेष है और इस 1 माह में आप अपनी बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं। इसमें मैं बात करूँगा इतिहास की, ठीक है? इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और इसके अलावा आधुनिक इतिहास। ये जो आधुनिक इतिहास है, आपको पता होगा अगर आपने पूरा एनालिसिस करते होंगे आप पेपर का, तो इतिहास में लगभग पिछले साल 26 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लगभग 26। और इन 26 में जो आधुनिक इतिहास है, इसका एक बड़ा खंड आया था। तो अगर आप आधुनिक इतिहास को ही कंप्लीट कर ले जाते हो, तो लगभग-लगभग इसके आधे से ज़्यादा नंबर आप गेन कर पाएँगे, ठीक है? तो ये जो शेष समय है आपका लगभग 1 महीने का, इसमें आधुनिक इतिहास को डेप्थ में कैसे पढ़ा जाए ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे और जो इतिहास के खंड आते हैं या हम कहें इतिहास के क्वेश्चंस आते हैं, उनको अधिक से अधिक अटेम्प्ट किया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं इसको। इसकी हम लोग स्ट्रेटजी देखेंगे, कैसे आगे आने वाले समय में हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है? स्ट्रेटजी और लेक्चर प्लान। इन लेक्चर प्लान्स के माध्यम से हम आधुनिक इतिहास को कवर करेंगे, ठीक? तो सबसे पहले इसमें शुरू करेंगे हम यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन, ठीक है? यूरोपियों का आगमन केवल ये आए ही नहीं थे, बल्कि इनमें से एक ऐसी यूरोपीय कंपनी भी थी, जो आई और उसने अपनी हुकूमत स्थापित करी और वो थे अंग्रेज, यानी अंग्रेजी हुकूमत की स्थापना। अंग्रेजी हुकूमत की स्थापना, ठीक? और ये जब अंग्रेजी हुकूमत की यहाँ पर स्थापना हो गई, तो स्थापना होने में कई सारी कंपनियाँ ऐसी थीं, जो अपना वर्चस्व दिखा रही थीं। तो वो आपस में ही अभी यूरोपीय कंपनियाँ वो आपस में ही लड़ेंगी। यानी हम कह सकते हैं कि उनका आपस में ही टकराव होगा, अर्थात यूरोपियंस का आपस में टकराव, ठीक है? सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है, वो ये पढ़ना है, इनका आगमन, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, चूँकि यूपी पीसीएस फैक्ट्स बेस्ड एग्ज़ाम है, कुछ क्वेश्चंस को अगर छोड़ दिया जाए, तो यूरोपियों का आगमन और फ्रांसीसी हुकूमत की स्थापना, साथ ही साथ उनका आपस में टकराव, ये क्या है? इसके बारे में। इसके बाद जो दूसरा आप टॉपिक को कवर करेंगे, वो होगा आंग्ल आंग्ल भारतीय संघर्ष। आंग्ल भारतीय संघर्ष की गाथा। तो सबसे पहले तो यूरोपियन आपस में ही लड़ेंगे, फिर बीच-बीच में वो भारतीयों से भी उलझेंगे, लेकिन उनमें से एक कंपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जानी जाएगी और वो होगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर वो भारतीयों पर वर्चस्व स्थापित करने का पूरा प्रयास करेंगे, अर्थात भारतीय और आंग्ल के मध्य फिर संघर्ष होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? जैसे जब आप भारतीय आंग्ल के मध्य संघर्ष की गाथा पढ़ते हैं, तो 1757 1757 का साल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। 1757 से लेकर 1857 की अवधि। ये अवधि क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो अवधि है, इस अवधि को कई कालखंडों में या कई भागों में विभाजित करके हम पढ़ेंगे। और इस ये जो अवधि है 1757 से लेकर 1857, इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आंग्ल बंगाल का संघर्ष। ध्यान दो, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे आंग्ल बंगाल, यानी अंग्रेजों और बंगाल के जो नवाब थे, उनका संघर्ष। कैसे अंग्रेजों ने उनको एक-एक करके किनारे लगा दिया। इसमें पढ़ने वाले हैं प्लासी वार। प्लासी वार के बारे में पढ़ेंगे, आपको पता होगा 23 जून इसकी तारीख है और 1757 इसका साल है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बक्सर वार, ठीक है? ये जो बक्सर वार है 22 अक्टूबर इसकी तारीख है और 1764 इसका वर्ष है। इसके अलावा आपको पता होगा इन्हीं सब का परिणाम था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। ये जो इलाहाबाद की संधि है 1765 के लिए जानी जाती है। तो कहीं न कहीं प्लासी वार, बक्सर वार और इलाहाबाद की संधि, ये आंग्ल बंगाल संघर्ष के परिणाम थे। या हम कहें आंग्ल बंगाल संघर्ष के, हाँ, ये कारण थे। इस स्थिति के बाद या ये जो आपका टॉपिक दिया गया है आंग्ल बंगाल संघर्ष, इसको पढ़ने के उपरांत हम लोग एक और संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। इस संघर्ष को कहा जाता है आंग्ल मैसूर संघर्ष।
ठीक है। आंग्ल मैसूर संघर्ष 1757 से लेकर 1799 का काल। और इसके अलावा अंग्रेज यहीं नहीं रुके, लगभग सभी समुदायों से अंग्रेजों की लड़ाइयां हो रही थी, संघर्ष हो रहे थे। जैसे आप अगर मराठा क्षेत्र में जाओगे तो आंग्ल मराठा संघर्ष, आपको ये संघर्ष भी देखने को मिलता है। 1775 से लेकर 1818 तक का काल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जब आंग्ल मराठा संघर्ष पढ़ रहे होंगे तो न सिर्फ आंग्ल मराठा संघर्ष पढ़ेंगे, बल्कि हम वीर शिवाजी के बारे में जानेंगे, क्योंकि इनकी प्रशासन व्यवस्था से काफी सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद मराठा साम्राज्य, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव टाइप या हम कहें कथन बना के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और फैक्ट्स तो भरमार है यहाँ से। तो ये जो टॉपिक्स हैं, आंग्ल मैसूर संघर्ष, आंग्ल मराठा संघर्ष, इसके अलावा आपको पता होगा सिखों से भी अंग्रेजों का संघर्ष हुआ है। तो हम पढ़ेंगे आंग्ल सिख संघर्ष। ठीक है, आंग्ल सिख संघर्ष 1845 से लेकर 1849 का काल। और जब आंग्ल सिख संघर्ष पढ़ रहे होंगे तो सबसे पहले इसमें एक टॉपिक हम पढ़ेंगे सिख संप्रदाय के बारे में। सिख संप्रदाय के बारे में, इसमें कुछ शब्दावलियां हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह, हालांकि ये तो आंग्ल सिख संघर्ष में ही आ जाएगा, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत सारे कुछ काम किए थे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आंग्ल सिख संघर्ष के बाद अंग्रेज जो छोटे छोटे इलाके थे, जैसे अवध क्षेत्र, जैसे दक्कन के निजाम, राजपूत, इनसे भी इनका संघर्ष हुआ है। तो आंग्ल अवध संघर्ष, अवध संघर्ष। इसके अलावा दक्कन के निजाम, दक्कन के निजाम, आपने सुना होगा रूहेले बंगश, रूहेले बंगश। इसके अलावा रूहेले बंगश पठान, ठीक है, रूहेले बंगश पठान। इसके अलावा राजपूतों से संघर्ष, जाट, आदि का संक्षिप्त इतिहास, आदि का हम पढ़ेंगे संक्षिप्त इतिहास। ये बात आप समझ पा रहे हो? तो ये सारे संघर्ष हैं जो अंग्रेजों ने करे थे। फिर से समझो स्ट्रेटजी क्या है। यूरोपियों का भारत आगमन पढ़ा, हुकूमत कैसे उन्होंने स्थापित करी, यूरोपीय आपस में ही टकराए, उनमें से एक ऐसी यूरोपीय कंपनी थी जो उठ के सामने आई और उसने फिर भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया, और बाकी सभी लगभग कंपनियों को पीट पीट के भगा दिया। कुछ को पीट पीट के भगा दिया और कुछ को भारत रास नहीं आया, वो अपने आप चले गए। या फिर कुछ कुछ ने संघर्ष देखा कि ये भाई यहाँ तो हम शांति के साथ व्यापार भी नहीं कर सकते हैं, तो इस स्थिति में वो भारत को छोड़कर चले गए और अपनी सारी की सारी व्यापारिक फैक्ट्रियां बेच के चले गए। इसके अलावा हम शुरू करेंगे आंग्ल भारतीय संघर्ष की गाथा को। और ये जो आंग्ल भारतीय संघर्ष है, इसमें अलग अलग संघर्षों को अलग अलग विभाजित करके लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जैसे जब आंग्ल बंगाल संघर्ष पढ़ेंगे तो उनमें 3 पर मुख्य फोकस रहेगा, उनके कारणों पर भी मुख्य फोकस रहेगा, क्योंकि कारणों से सवाल पूछे जाते हैं। आंग्ल मैसूर संघर्ष, वहीं मराठाओं से संघर्ष करने में भी अंग्रेज पीछे नहीं रहे। वीर शिवाजी और उनका मराठा पूरा साम्राज्य। पेशवाओं के बारे में आंग्ल सिख संघर्ष, और यहाँ पर सिख संप्रदाय और महाराजा रणजीत सिंह पर विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आंग्ल अवध संघर्ष, दक्कन के निजाम, रुहेले बंगश, राजपूत, जाट, इन सबसे एक एक क्वेश्चन, लगभग इन सबसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो संघर्षों की गाथा हो गई कि अंग्रेज और भारतीय कैसे कैसे टकरा रहे थे। सिख अलग संघर्षरत थे अंग्रेजों से, और अंग्रेज बंगाल से अलग संघर्षरत थे। मराठों से भी इन्होंने संघर्ष किया, लेकिन सबको, या हम कहें सब पर, किसी भी प्रकार की रणनीति का इस्तेमाल करके सबको एक किनारे कर दिया और खुद एक शक्ति के रूप में उभर के सामने आए। इसके बाद जब इन संघर्षों को पढ़ लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के क्रियाकलाप, अंग्रेजों के क्रियाकलाप। ठीक है, अंग्रेजों के क्रियाकलाप ये क्या है? अंग्रेजों के क्रियाकलाप में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपके कथन और तर्क, इस तरह कथन और कारण वाले सवाल पूछे जाते हैं। तो अंग्रेजों के क्रियाकलाप, कौन कौन से अंग्रेज काम कर रहे थे भारत में? एक तो जब अंग्रेज आए थे और इन्होंने जब प्लासी का वार लड़ा था, उस दौरान ये एकमात्र विशुद्ध व्यापारिक रूप से काम कर रहे थे, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में काम कर रहे थे। अर्थात ये विशुद्ध व्यापारिक, इनका विशुद्ध व्यापारिक कार्य था 1608 से लेकर 1757।
लेकिन जब इनको विजय हासिल हो गई है, इसके बाद फिर इन्होंने अपने पाँव जमाने शुरू कर दिए राजनैतिक शक्ति के रूप में। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का किया की क्रियाकलाप राजनैतिक शक्ति के रूप में, अर्थात अंग्रेजों का राजनैतिक शक्ति के रूप में स्थापना, शक्ति के रूप में स्थापना हम इसको पढ़ेंगे। अर्थात हम पढ़ेंगे कंपनी का कंपनी का शासनकाल, यानी किस प्रकार से एक समय था जब अंग्रेज अपनी टोपी मुगल बादशाहों के समक्ष रखते थे और कहते थे कि माई बाप मुझे थोड़ा-सा ज़मीन का टुकड़ा दे दीजिए, मुझे फैक्ट्री स्थापित करनी है। और एक समय आएगा जब अंग्रेज़ों से समुद्र में उतरने के लिए यही पैसे लेने लगेंगे। बात समझ पा रहे हो? हाँ, ये यानी कि ये जो मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह इन्हीं की पेंशन सजा-याफ्ता हो जाएँगे। तो ख़ैर, राजनीतिक शक्ति के रूप में इनकी स्थापना, यानी कि कंपनी किस प्रकार से भारत के शासन को टेक ओवर कर लेगी। और ये दौर आएगा 1757 से लेकर 1857 का दौर। 1857 में आपको पता होगा विद्रोह होता है, इसके बाद फिर जो ब्रिटिश सरकार थी, वो शासन अपने हाथों में ले लेती है। तो ख़ैर, ये जो काल है 1857, 1757, इसमें कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के सामने आएगी और कौन-कौन से वो कारण थे, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के क्रियाकलाप में ब्रिटिश क्राउन का शासन, ब्रिटिश क्राउन का शासन। ब्रिटिश क्राउन का शासन कह लो या फिर ब्रिटिश सरकार का शासनकाल कह लो और ये शुरू होगा 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन लगातार भारत पर शासन करेगा। ब्रिटिश सरकार का यहाँ हस्तक्षेप रहेगा। बात समझ पा रहे हो? तो ये अंग्रेजों के कुछ क्रियाकलाप है, ठीक है? अच्छा, अब एक बात और समझो। इन सबको पढ़ने के उपरांत हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के राजनैतिक कार्य। ध्यान दो, अंग्रेजों के राजनैतिक कार्य व हस्तक्षेप। इन्होंने कौन-कौन से राजनीतिक कार्य किए भारत में और कहाँ-कहाँ इन्होंने हस्तक्षेप किया? इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम इसमें पढ़ने वाले हैं अंग्रेजों ने कौन-कौन से राजनीतिक कार्य किए? तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं संवैधानिक विकास की पूरी रूपरेखा। संवैधानिक विकास का क्रम, ठीक है? रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 1947 एक्ट तक या हम कहें 1947 को अगर आप ना भी लें, तो जो भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 है, वहाँ तक का पूरा कालखंड। चूँकि 1935 1935 का जो अधिनियम था, वही आगे चल के एक भारत के संविधान का रूप लेता है। चूँकि मैक्सिमम जो पार्ट था, मैक्सिमम जो भाग है, वो 1935 अधिनियम का ही लिया गया है। इस वजह से अ, और भी अन्य जगहों से लिया गया है, लेकिन जो मैक्सिमम पार्ट है, वो 1935 एक्ट का है। ठीक है? तो अंग्रेजों के राजनीतिक कार्य और उनका हस्तक्षेप। हम पढ़ेंगे सबसे पहले संवैधानिक विकास के क्रम को। हम पढ़ेंगे राजनीतिक कार्य कर रहे थे, तो ये रियासतों से कैसे डील करते थे? मैसूर रियासत, कश्मीर रियासत, इन रियासतों से ये पटियाला रियासत, इन रियासतों से ये कैसे डील करते थे? पटियाला के राजाओं से कैसे डील करते थे? उनके बारे में पढ़ेंगे। अर्थात अंग्रेजों की रियासतों के प्रति नीति क्या थी? रियासतों के प्रति नीति, ठीक है? इसके बाद अंग्रेजों ने न्यायिक सुधार के क्षेत्र में कौन-कौन से काम किए? न्यायिक सुधार के लिए कार्य। इसके अलावा इनका गवर्नर कौन था? जनरल, इन्होंने क्या काम किए हैं? इसमें एक पद आता है वायसराय। इसके काम क्या थे? और ये कब-कब अपने पद को परिवर्तित करते थे? क्या-क्या इनके काम थे? इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये है अंग्रेजों के राजनैतिक कार्य और उनके हस्तक्षेप। इसके बाद जब इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग चर्चा करेंगे आर्थिक क्रियाकलाप की। अंग्रेजों के आर्थिक क्रियाकलाप की, ठीक है? ये जो अंग्रेजों के आर्थिक क्रियाकलाप हैं, इन आर्थिक क्रियाकलापों में हम लोग चर्चा करेंगे जो औपनिवेशिक आर्थिक नीति क्या थी अंग्रेजों की। और ये जब आप औपनिवेशिक आर्थिक नीति के बारे में पढ़ते हो, तो इसमें आप 3 भागों में इसको डिवाइड करके पढ़ते हो। कौन-कौन से भाग हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे वाणिज्यिक वाणिज्यिक पूंजीवादी की नीति, या हम कहें वाणिज्यिक पूंजीवाद की नीति। और ये जो वाणिज्यिक पूंजीवाद की नीति है, 1765 से लेकर 1813 तक
इस अवधि को चर्चा या हम कहें इस अवधि की चर्चा करेंगे वाणिज्यिक पूंजीवाद की नीति में। इसके अलावा 1813 से लेकर 1857 ये वो दौर है अंग्रेजों के औपनिवेशिक आर्थिक नीति का, जो कि औद्योगिक पूंजीवाद की नीति के रूप में जाना जाता है। औद्योगिक पूंजीवाद की नीति, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा 1858 से लेकर 1947 ये वो दौर है जिसे वित्तीय पूंजीवाद की नीति कहा जाता है। वित्तीय पूंजीवाद की नीति, तो ये नीतियां हैं, यानी अंग्रेजों के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, इन आर्थिक क्रियाकलापों में इन नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं केवल यहीं तक सीमित नहीं रहते हैं। इसमें आप लोग भू राजस्व, भू राजस्व प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। और ये प्रशासन किसका है? ये प्रशासन है अंग्रेजों का। भू राजस्व प्रशासन में आप क्या क्या पढ़ोगे? भू राजस्व प्रशासन में आपको पढ़ने को मिलेगा जो व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने लागू की थी, जैसे स्थायी बंदोबस्त, नाम सुना होगा आपने, स्थायी बंदोबस्त। ठीक, आपने नाम सुना होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था की, आपने नाम सुना होगा महालवाड़ी बंदोबस्त की या व्यवस्था की। ठीक, परमानेंट सेटलमेंट, इन सब के बारे में आप चर्चा करोगे। फिर इसके बाद जब भू राजस्व व्यवस्थाएं हम लोग पढ़ लेंगे, यानी स्थायी बंदोबस्त सारी की सारी, इसमें जो फैक्ट्स हैं और इसमें जो कारण है क्यों लागू की गई, इससे क्या लाभ होता था अंग्रेजों को, कब लागू की गई, कहाँ लागू की गई सबसे पहले, ये जो फैक्ट्स जब हम लोग तैयार कर लेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में कुछ इसी प्रकार की जानकारियां हासिल करेंगे। इसके बाद फिर जो अगला टॉपिक होगा वो आपको पढ़ना है धन के प्रवाह, या हम कहें प्रवाह मत लिखो, धन के अपवाह लिखो तो ज्यादा बेहतर होगा। धन के अपवाह का सिद्धांत, ठीक है, धन के अपवाह का सिद्धांत क्या है, किसने दिया, इन इस सिद्धांत को पढ़ेंगे। और इससे कारण क्या हुआ, अंग्रेजों को कितनी दिक्कत होती थी इस सिद्धांत के रिलीज होने से, और भारतीयों में कितनी जागरूकता आई, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ध्यान दो, इसके बाद अंग्रेजों की अकाल नीति, अंग्रेजों की अकाल नीति, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ोगे अंग्रेजों की अकाल नीति के बारे में। साथ ही साथ आपको पढ़ना होगा अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा किए गए, किए गए सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य, कौन कौन से ऐसे कार्य थे जो अंग्रेज सामाजिक रूप से करके गए हैं। बहुत सारी प्रथाएं थी जो अंग्रेजों ने उनको बैन किया है, जो हमारे यहाँ कई सारी कुप्रथाओं के रूप में व्याप्त थी। उन कुप्रथाओं को भी समाप्त करने का कहीं ना कहीं श्रेय अंग्रेजों को जाता जरूर है। ठीक, इसके अलावा शिक्षा सुधार में, शिक्षा सुधार में अंग्रेजों के कार्य, अंग्रेजों के कार्य, भारत में शिक्षा सुधार में इन्होंने क्या कदम उठाए, कौन कौन से कार्य किए। साथ ही साथ पत्रकारिता, पत्रकारिता के प्रति नीति, और एक समय तो ये आ गया था कि पत्रकारों से और पत्र पत्रिकाओं से जो मासिक या फिर दैनिक रूप से छपती थी उनसे चिढ़ आने लगी थी अंग्रेजों को, और उनको दमन करने की नीति भी अपना ली थी। और उसके खिलाफ दृष्टिकोण क्या था इनका पत्रकारों के खिलाफ, इन सब की चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी पत्रिकाएं निकलती थी, किस किस गवर्नर के समय में निकलती थी, उसके क्या दृष्टिकोण थे, इन सब की चर्चा। साथ ही साथ अंग्रेजों की सिविल सेवा व्यवस्था, ये भारत में कब आई, कैसे कैसे इसने अपने पांव जमाने शुरू किए, और अंग्रेजों के शासनकाल से लेकर आज तक क्या परिवर्तन हुए हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ये चूंकि क्रियाकलाप थे अंग्रेजों के, और इन क्रियाकलापों का, या अंग्रेज ये जो क्रियाकलाप कर रहे थे, इन क्रियाकलापों का भारत में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव दिखाई पड़ता है। और इसी वजह से भारत के, ध्यान देना, इसी वजह से भारत पर अंग्रेजों के इस क्रियाकलाप, इस क्रियाकलाप का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा, हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आप यकीन जानिए, जब आप इनके प्रभाव को पढ़ते हो भारत पर, तो ये जो अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे काम थे ना, अकाल नीति लाना या सामाजिक कार्य करना या फिर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार संबंधी कार्य होना, स्थानीय स्वशासन में सुधार होना, पत्रकारिता में सुधार करना या फिर पत्रकारिता को बैन कर देना, और
स्थायी बंदोबस्त, ये जो परमानेंट सेटलमेंट्स वगैरह व्यवस्थाएं आ रही थी, भू राजस्व व्यवस्थाएं जिन्हें कहा जाता है, चाहे रैयतवाड़ी हो, महालवाड़ी हो, ध्यान दें, इनमें से इन व्यवस्थाओं से जमींदार तो खुश होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसान की कमर तोड़ी जाती थी। लिहाजा ये जितने भी कृत्य अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे हैं, इनका प्रभाव भारत में सकारात्मक भी पड़ेगा और नकारात्मक भी पड़ेगा। तो ये प्रभाव क्या पड़ रहे थे? ये प्रभाव पड़ रहे थे सकारात्मक भी, और अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे कार्यों के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहे थे। ठीक, जब सकारात्मक जो प्रभाव पड़ रहे थे, उनमें से था कि भारत का पुनर्जागरण हो रहा था, अर्थात आधुनिक भारत का पुनर्जागरण। ठीक है, आधुनिक भारत का पुनर्जागरण हो रहा था, और इसी दौरान चूंकि सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे थे, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था। इसी स्थिति में बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, जिन्हें कहा जाता है पुनर्जागरण संबंधी आंदोलन। ये कौन कौन से आंदोलन चलाए जा रहे थे, हम इनकी भी चर्चा करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। अब आ जाओ नकारात्मक प्रभाव में। बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे थे। जैसे, आप जब इस व्यवस्था को देखोगे, इससे पूरा किसान बर्बाद हो चुका था। आप यहाँ पर देखोगे औपनिवेशिक स्थिति में, तो यहाँ भी किसानों के ऊपर बहुत बुरी तरह से मार पड़ रही थी। भारत का जो ड्रेन था, भारत की जो वेल्थ थी, वो पूरी तरह से ब्रिटेन में जा रही थी। और ये जितने भी काम हो रहे थे, रियासतों को बेवजह परेशान करना, संवैधानिक क्रम में नए नए अधिनियम लाना, और उन अधिनियमों के माध्यम से भारतीयों पर या भारतीय राजनेताओं पर नकेल कसना। ठीक है, तो इस प्रकार के जब कृत्य होंगे अंग्रेजों की तरफ से, तो उसका हमें नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और इसका जीता जागता उदाहरण था उस समय 1857 की क्रांति। नकारात्मक प्रभाव इतने प्रबल हो गए अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे कृत्यों से, कि 1857 की क्रांति को भी जन्म दे दिया। नकारात्मक प्रभाव किसानों के लिए इतने प्रबल हो गए कि किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ सर उठाना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया। और इसी वजह से आप देखोगे, किसान आंदोलन भी आपको देखने को मिलते हैं, या फिर किसान विद्रोह भी अंग्रेजों के खिलाफ देखने को मिलता है। साथ ही साथ जनजाति जनजातियों की जो संस्कृति है, जब उससे छेड़खानी होने लगी, उनकी कृषि, उनकी लैंड से छेड़छाड़ होने लगी, इस स्थिति में जनजाति आंदोलन भी खड़े हो गए। और ये सारे के सारे आंदोलन किसके खिलाफ थे? ये थे अंग्रेजों के खिलाफ। और इस प्रकार से हम देखते हैं, जाट आंदोलन, ब्राह्मण आंदोलन वगैरह वगैरह बहुत सारे आंदोलन हुए। और इस स्थिति में हम देखते हैं कि जो अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी शासन के प्रति ये भारतीय प्रतिक्रिया थी। भारतीय प्रतिक्रिया, ठीक है? क्योंकि शासन जो अंग्रेज कर रहे थे, उसका नकारात्मक प्रभाव कहीं न कहीं आम जनमानस में पड़ रहा था। तो भारतीयों की जो प्रतिक्रिया थी, वो 1857 की क्रांति के रूप में देखने को मिलती है। किसान आंदोलन के रूप में देखने को मिलती है, जनजातीय आंदोलन के रूप में देखने को मिलती है, और भी कई सारे आंदोलन हैं। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? इन सब के बारे में पढ़ने के उपरांत फिर हम लोग शुरू करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। ध्यान दें, पूरा लेक्चर प्लान, और आपको भी कुछ इसी प्रकार से पढ़ना होगा। राष्ट्रीय आंदोलन अलग-अलग सेगमेंट में जब आप बाँट के पढ़ते हो, तो चीज़ें आपके दिमाग में न सिर्फ रहती हैं, बल्कि रिवीजन करने में भी आसानी होता है। और क्वेश्चंस भी आपको, आप जब देखोगे, तो आपके क्वेश्चंस भी बनना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो कथन कारण के सवाल हो या फिर फैक्ट्स के सवाल हो। ठीक है? अब आ जाओ राष्ट्रीय आंदोलन, या फिर इसी को आप कह लो स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन, इसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले 1885, 1885 से 1905 का दौर। ये वो दौर है जिसे कहा जाता है उदारवादी राष्ट्रीयता का दौर। राष्ट्रीयता का दौर। जो क्रांतिकारी थे, वो इनसे बड़े नाराज रहते थे कि आप हर समय भीख मांगा करते हो, ये वो फलाना ढिकाना, क्यों नहीं तोड़ देते हो, फोड़ देते हो, लाइक इस तरह का कॉन्सेप्ट। खैर, ये उदारवादी राष्ट्रीयता का दौर था 1885 से लेकर 1905 तक का। इसके बाद एक दौर आप पढ़ोगे 1905 से लेकर 1919। ये वो दौर था जब आप बंगाल पार्टीशन देखोगे और जगह जगह छिटपुट घटनाएं देखोगे। उग्रवादी क्रांतिकारी का काल कहा जाता है इसे। उग्रवादी क्रांतिकारी क्रांतिकारी का काल। और इसी समय आप देखोगे मुस्लिम लीग के रोल को भी आप देखोगे। इसके बाद 1940 सॉरी इसके बाद एक काल आता है 1919 से लेकर
1947 का काल, और ये काल कहा जाता है गांधी युग, यानी कि गांधी युग की शुरुआत 1919 से मानी जाती है। अब यहाँ पर ये जो गांधी युग की शुरुआत है 1919 से 1990 1947 तक का काल, इसको हम 3 चरणों में बाँट के पढ़ते हैं, ध्यान दो। इसमें हम लोग कैसे-कैसे पढ़ेंगे? मैं बात कर रहा हूँ 1919 से 1947, यानी कि ये किसका काल है? गांधी युग है। ठीक है? गौर करना। ये जो गांधी युग है, इसको प्रथम चरण में आप पढ़ोगे, प्रथम उपचरण में आप पढ़ोगे 1919 से लेकर 1922 के काल को। ये गांधी युग है, ध्यान दीजिएगा। और इसी में हम आपसे चर्चा करेंगे न सिर्फ खिलाफत आंदोलन की, हम इसी में चर्चा करेंगे आपसे खिलाफत आंदोलन की, हम इसी में चर्चा करेंगे आपसे असहयोग आंदोलन की, असहयोग आंदोलन, इसके कारण, फैक्ट्स सारे के सारे। हम इसमें चर्चा करेंगे आपसे प्रथम विश्व युद्ध की, प्रथम विश्व युद्ध और भारत की स्थिति। ठीक, गांधी जी ने इसमें क्या रोल अदा किया, वगैरह वगैरह। ये तो है प्रथम चरण। गांधी युग का दूसरा चरण, अगर आप द्वितीय चरण की बात करो, द्वितीय उपचरण 1922 से लेकर 1928 तक का काल, ये द्वितीय चरण के रूप में जाना जाता है गांधी युग के लिए। और इसमें बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, जैसे स्वराज दल, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्वराज, ये गलत हो गया, इसमें हम पढ़ेंगे स्वराज दल के बारे में। साथ ही साथ मुस्लिम लीग का, लीग के कुछ कृत्य हुए। साथ ही साथ इसमें हम पढ़ेंगे गांधी जी के रचनात्मक कुछ कृत्य हैं, इनको। साथ ही साथ आप देखोगे 1925 के आसपास आपको वामपंथ भी नजर आने लगेगा, यानी कि वामपंथी आंदोलन। हम इसी दौरान पढ़ेंगे साइमन कमीशन की रिपोर्ट, साइमन कमीशन के बारे में जानेंगे। और फिर हम जानेंगे इसमें नेहरू के बारे में, यानी नेहरू रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, ये द्वितीय चरण है 1922 से लेकर 1928 तक का काल। अब आ जाओ हम बात कर लें तृतीय चरण की। तृतीय चरण, ये कब से कब तक है? 1929 से लेकर 1947, 1947, 1929 से लेकर। अच्छा, इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? इसमें आपको पढ़ने को मिलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें आप पढ़ोगे गोल मेज सम्मेलन, इसमें आप पढ़ोगे 1935 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, किस प्रकार से डायरकी सिस्टम, इनको सबको, इनके सबके बारे में पढ़ोगे। और 1939 1942, यानी कि ये आप दौर में पहुंच रहे हो द्वितीय विश्व युद्ध के। हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, द्वितीय विश्व युद्ध और भारतीय क्रांतिकारी, भारतीय क्रांतिकारी के बारे में। ठीक है, किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें भारतीयों को कैसे झोंका गया। साथ ही साथ हम इसमें पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इसके अलावा आप पढ़ोगे भारत छोड़ो आंदोलन। और इन सब घटनाओं को पढ़ने के बाद हम पहुंचेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, 1947। और साथ ही साथ माउंटबेटन, माउंटबेटन प्लान। और इसके बाद चर्चा करेंगे आजादी के बाद का, आजादी के बाद का भारत, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा लेक्चर प्लान है। इस तरह से पढ़िए डिवाइड करके, और इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर सिलेबस तैयार होगा। साथ ही साथ जो जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो कथन कारण से संबंधित हो, चाहे वो फैक्ट्स से संबंधित हो, सभी क्वेश्चंस को आप डील कर पाओगे। धन्यवाद।